और मेथड ऑफ अकाउंटिंग। आप +1 से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि अकाउंट का जो मेन काम कब स्टार्ट होता है कि अकाउंट क्या होता है, कि हम इसका मतलब क्या हुआ, रिटर्न फॉर्म में होगा। अकाउंट मतलब क्या होगा, रिटर्न फॉर्म में होगा। और हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं, जो सबसे पहली ट्रांजेक्शन होती है उसकी हम कहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं, डेट वाइज। और ट्रांजेक्शन जैसे जैसे होती है वैसे वैसे हम उसकी क्या करते रहते हैं, रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो उन ट्रांजेक्शन को हमने कौन सा मेथड अपनाए उनको रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, बेसिस और मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इसके लिए हमारे पास मेनली कितने मेथड हैं, 2 मेथड है, ठीक है। कितने मेथड है, 2 मेथड है, बेसिस और मेथड ऑफ अकाउंटिंग। द बेस ऑफ अकाउंटिंग रेफर टू द मेथडोलॉजी अंडर विच रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द बेस ऑफ अकाउंटिंग दैट इज यूज टू प्राइमरी मेथडोलॉजीज आर मोस्ट लाइकली टू बी मेंशन। मतलब कि हम 2 मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो कौन सा हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं, वैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, जो अभी तक आपने +1 +2 और जो हमारे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हम सबसे अच्छा मेथड कौन सा मानते हैं, एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा, एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और क्या है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे कि कोई अनपढ़ है जिसको कुछ आता ही नहीं है, वो क्या करता है कि ऐसा नहीं है कि वो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसने MBA की बहुत बहुत ही अच्छे ढंग से बिजनेस चला सकता है, और जिसने पढ़ाई नहीं की वो बिजनेस नहीं चला सकता। ये भी एक टाइप से क्या होता है, स्किल होता है, ठीक है। तो मैं उस चीज़ में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे हम बोलते हैं कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करनी है ना, तो हम क्या करते हैं, मेरे हाथ से कितना कैश आया और मेरे हाथ से कितना कैश चला गया, ठीक है। और एंड में जो मेरे हाथ में पैसे बच गए तो मैं उसी को मान लेती हूँ वो क्या है, मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। समझ गए मेरे कहने का मतलब, आप समझ रहे हैं ना। दिन में आपको पता है कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है। मैंने ऐसे होते हैं कि जो हमारे जो वर्कर है, किसी को पेमेंट कर दी, किसी को पेमेंट नहीं की, उनको कहती हूँ मैं कल कर देंगे, ठीक है। तो मतलब कि कुछ कैश एक्सपेंसेस हो गए, कुछ कौन से हो गए, मतलब कि फ्यूचर में हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। और जो आउटस्टैंडिंग है उसको नहीं मैं देखती हूँ, मतलब कल देखेंगे, आज सिर्फ मैं कैश को ही देखूंगी। मेरे हाथों से कितने 500 रुपया गया, मैंने जिससे एम्प्लॉय को 500 रुपये दे दिया, ठीक है। और यदि मैंने सेल करके 1 लाख की कर दी सेल, बाई चांस मान लेते हैं, और उसमें 80,000 की कैश कर ली और 20,000 की कर दी उधार कर दी, तो मैं सोचती हूँ चलो जी मेरे हाथ में कितने पैसे आ गए, 80,000। एक्चुअल में मेरी सेल कितनी हुई, 1 लाख की हुई ना, तो मैं 80,000 में से जो एक्सपेंसेस कैश में हुए, कैश प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट नहीं, कैश मतलब कि जितनी सेल हुई और कैश एक्सपेंसेस उसको माइनस करके जो भी आ गया उसको मैं मान लेती हूँ। तो वो कौन सा बेस हो गया, बेस क्या हुआ, क्योंकि मैंने उन एक्सपेंसेस को और उन प्रॉफिट को नहीं, उन सेल को मैंने कंसीडर कर लिया जो किस बेस पर है, एक्रूल बेसिस पर है, हो गई हैं। लेकिन अब उससे रिलेटेड कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुई, मतलब कि मैंने वर्कर से काम ले लिया है और उसको पेमेंट नहीं की है, मैंने सेल कर दी है, ठीक है, क्रेडिट की है, उसे पैसे नहीं दिए है। मतलब कहते हैं इन चीज़ों को भूल जाओ जिनसे जिनको फ्यूचर में करनी है या फ्यूचर में लेना है। इसका मतलब क्या है, सिंपल बात, हाथ में कितना कैश आया, ठीक है, सेल पर, और मेरे से कितने एक्सपेंसेस हुए जो मेरे हाथ से चले गए, ठीक है। लेकिन काम मैंने ले लिया है, मेरी सेल भी होगी, उनको नहीं कंसीडर करना जो एक्रूल बेसिस पर है। तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, नो आपको कोई भी ज्यादा रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ना ही प्रिंसिपल जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना, उसको भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो एक सिंपल पर्सन है, लेमैन है, वो कौन सा बेसिस अपनाता है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के लिए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आता है, ठीक है। मतलब कि इसके लिए सिंपल है, ठीक है, उसको ना मतलब कहते ना कि ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो ये आप खुद ही सोच लीजिए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन यूज करता होगा, जिसका मैक्सिमम काम किस में होता है, कैश में होता है। उसका मतलब है मैंने तो किसी को वो उस बिजनेसमैन के लिए, छोटा सा बिजनेसमैन है, वो हर चीज कैश में करता है, मतलब उधार देता ही नहीं है और सामान भी कैश में ही बेचता है, ठीक है। तो वो कौन सा सिस्टम अपनाएगा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और ज्यादा उसको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है और ना वो उसको सीखने की जरूरत है। तो उस टाइप के को क्या कहते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ना, एक्चुअल कैश रिसीव्ड, मतलब हाथ में कितना आया, मैंने बोला ना 1 लाख की सेल हुई, एक्चुअल में कितना आया, 80,000 आया। और एक्चुअल कैश पेमेंट मतलब कि बाई चांस मैंने वेजेस 10,000 देने थे, लेकिन मैं पेमेंट कितनी की है, 10,000 देने ने 8,000 की, तो मैं 8,000 लिखूंगी, 2,000 को नहीं भूल जाऊंगी, मैंने कैश पेमेंट, ठीक है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, मतलब कि मैं क्रेडिट सेल को भी भूल जाऊंगी, और क्रेडिट जो उधार किसी से लेबर ले ली हुई है ना, उनको पेमेंट नहीं की, उसको भी भूल जाऊंगी, इग्नोर टिल द कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। हाँ, उसकी ट्रांजेक्शन मैं अगले महीने करूंगी, यदि अगले महीने वो
डेटर मुझे कैश दे देता है, 20,000 दे देता है ना, तो मैं अगले महीने करूंगी, इस महीने के लिए मैं फ्री हूँ। तो इस टाइप के अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन, मतलब कि उसके उस बेस पर अकाउंट बनाना, उसको हम क्या कहते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सिंपल बात, आपने बहुत ज्यादा डिटेल में, आपने भी समझने के लिए सिंपल यही समझना, इतना हाथ में कैश आ गया है ना, उसमें से जितना हाथ से कैश चला गया, उस जो बच गया वो हो गया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उसके अकॉर्डिंग वैसे ट्रांजेक्शन कर लेनी, जैसे जैसे बना लिया ना आपने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, आता ना रिसीट्स, एक साइड रिसीट्स आ गई, दूसरी साइड पेमेंट लिख दी, जो बच गया वो अपना, है ना, इस टाइप से। और इसमें ज्यादा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे थोड़ी होता है, कैश बेसिस पर थोड़ी होता है, उसमें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लिखते हैं, प्रीपेड भी लिखते हैं ना, तो मतलब कि आउटस्टैंडिंग चीजें भी लिखते हैं, उसको हमने इसमें इग्नोर करना है। इसलिए यहाँ पर ये किसके बेस पर होगा, जैसे कैश अकाउंट के बेस पर होगा या फिर रिसीट्स एंड पेमेंट के बेस पर होगा, मतलब कि ये यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। क्यों, इसमें सारी ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पर ही हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा हमारा सिस्टम कौन सा है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि इसमें नाम है, ये एक्चुअल होता है कि मतलब कि जैसे मैंने बेसिस पे मुझे 10,000 दे दी है ना, 10,000 का काम ले लिया वर्कर से और 8,000 पेमेंट कर दी और 2,000 मैं करूंगी कल परसों करूंगी, ठीक है, पर मैं अपने एक्सपेंसेस कितने काउंट करूंगी, 10,000 काउंट करूंगी, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में मेरे हाथ से कितना जाएगा, 10,000, चाहे मैं आज नहीं कल कर दूंगी, है ना। ऐसे ही यदि मेरी सेल 1 लाख की हुई है और 80,000 की कैश होगी है और 20,000 की क्या हुआ, क्रेडिट होगी, तो मैं सेल कितनी लिखूंगी, 1 लाख की सेल, ठीक है। तो वो कौन सी होगी, मतलब कि जो 20,000 को भी मैंने लिखा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम देखो, आप प्लस में, अभी तो मैं जो आपको बीकॉम में पढ़ा रही हूँ ना, प्लस में भी ऐसे ही था, है ना, इसलिए आप अच्छे से समझ रही होंगी। मैं कैश, मतलब हमारी जितने भी ट्रांजेक्शन, जितने भी हमने अकाउंट बनाए अभी तक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, है ना, तो ये सारे जितने बनाए हैं वो किस बेस पर बने हैं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर बने हैं। मतलब आपको आता है एक्रूअल, हम जो हमारा कंपनी एक्ट है, जो हमारी ऑफिशियली है, तो हम वो कौन सा बेस यूज करते हैं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं, क्योंकि एक्चुअल है ना, चाहे पेमेंट नहीं की है कल कर देंगे, चाहे मैंने रिसीव नहीं की है कल रिसीव कर लेंगे। आज की डेट में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो उसको हम कहते हैं, मतलब कि कैश के बेस पर नहीं, हाँ, जैसे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। अंडर दिस बेस ऑफ अकाउंटिंग ए बिजनेस रिकॉर्ड रेवेन्यू बैनर, उसी समय हम अपने जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय सेल लिख देते हैं ना, चाहे कैश है चाहे क्रेडिट है, रेवेन्यू है ना, उसको लिख लेते हैं। एक्सपेंसेस व्हेन एक्सपेंसेस आर कंज्यूम, चाहे पेजेस पेमेंट नहीं किया, जैसे कैश पेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग पेजेस लिख लेते हैं ना। दिस अप्रोच रिक्वायर ए ग्रेट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, ये मतलब कि एक्रूअल बेसिस पर करना है, तो इसके लिए आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट की, तभी तो आपको पता है रियल अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट, है ना, और कंसेप्ट कन्वेंशन भी आप सभी को पता ही है, क्योंकि यदि आपको ये पता होगा तभी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज होता है, ठीक है। और उसमें और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, कैश बेसिस में हम हर एक चीज का कैश और पेमेंट कोई कंसिडर करते हैं, इसमें रेवेन्यू और कैपिटल को कोई कंसेप्ट ही नहीं है कैश बेसिस में। इसमें देखो, आप सभी को पता है एक्रूअल बेसिस में हमने किया है कि हम कैश और रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलग अलग करते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल प्रॉफिट, मतलब कि है ना, अलग अलग करते हैं ना, तो वो ये कंसेप्ट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसे समझ रहे ना, मतलब कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रेवेन्यू और कैपिटल कंसेप्ट भी नहीं है, मतलब कि इसलिए इसका मतलब एक्रूअल बेसिस में भी जो बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही उसको जिसको अकाउंट की नॉलेज है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करता है, ठीक है। और इसके लिए यदि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करना है, तो मैं प्रॉपर प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन और रेवेन्यू, कौन से एक्सपेंसेस है रेवेन्यू नेचर के हैं, कौन से एक्सपेंसेस कैपिटल नेचर के हैं, उनको भी हमने ध्यान में रखना है, किस केस में, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। दिस अप्रोच रिक्वायर ए ग्रेट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, इसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल। इफ ए बिजनेस वांट टू हैव इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड, आपको जैसे आ जाते हैं ना, चाहे आपको पता है कि कंपनी के केस में तो 100% यही है, ये ना उसका ऑडिट होना ही होना है, लेकिन यदि हम सोल ट्रेडर है या फिर हम पार्टनरशिप है छोटी, जहाँ पर कंपल्शन नहीं है और हम फिर भी ऑडिट कराना चाहते हैं, यदि हम ऑडिट कराना चाहते हैं तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा अपने अकाउंट में, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और से ऑडिटर विल नॉट पास जजमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड यूजिंग एनी अदर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि जो ऑडिट है, हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन टोटली जो बने हुए ना, वहां पर कौन सा बेस यूज किया जाता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किया जाता है। ये तो हमारा इंटरनल पर्पज के लिए होता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसके लिए कोई रूल नहीं है, जैसे ना, तो मैं एक छोटा सा बिजनेस है, मैन हूँ, जैसे चाय की दुकान है, दिन में बेचता हूँ, कैश में ट्रांजेक्शन करता हूँ, इसके लिए मेरे मैंने ना तो कोई अकाउंट ऑडिट कराने है, ना किसी को बताना है, ना किसी को बताना है, ये भी
तो वहाँ पर मैं कौन सा बेस सिस्टम कर लूँ, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारा यूज़ करता है। लेकिन जैसे कि सोल ट्रेड बड़ा अच्छा है, जो प्रॉपर जानना चाहता है कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को कितना है, बैलेंस शीट कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, तो वो कौन सा यूज़ करते हैं, एक्रूल। मतलब मेनली हम जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम किस पर बेस पर है, एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर ही इस डिपेंड करता है। ठीक है, फिर भी हम डिटेल में कर लेते हैं। मैं आपके साथ अभी डिटेल में करने जा रही हूँ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, दो कर लिए ना, हमारे दो बेस है, एक कौन सा, एक कैश है, एक एक्रूल है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, मतलब कि हम कैश रिसीव और कैश पेमेंट को ही कंसीडर करेंगे। क्रेडिट रिसीव और क्रेडिट रिसीव होगा ही नहीं ना, वो फ्यूचर में होगा, और क्रेडिट एक्सपेंसेस फ्यूचर में होंगे, उनको कंसीडर हमने नहीं करना है। ठीक है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडर दिस बेस ऑफ अकाउंटिंग ए बिजनेस रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू व्हेन कैश रिसीव। जैसे कोई सेल है, कैश में हुई है ना, उसको लिखेंगे। यदि कोई सेल क्रेडिट में हुई है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, डेटर हुए ना, उनको नहीं लिखना, उन्हें मुझको इनकम मानना ही नहीं है। ठीक है, एक्सपेंसेस व्हेन बिल आर पेड, एक्सपेंसेस को कब मानना है, जब पेमेंट होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना, 10,000 में से 8,000 पेमेंट किए वर्कर्स को, तो मैं 8,000 को एक्सपेंसेस मानूंगी। ठीक है, 2,000 को नहीं मानूंगी, जब होगी तब देखेंगे। दिस इज द easiest approach to recording taxation। सबसे क्या है, इजी है, एंड इज वाइडली यूज्ड बाय स्मॉलर बिजनेसमैन। ये किसके द्वारा यूज की जाती है, जिन्होंने मतलब कि रिकॉर्ड प्रॉपर रखे या न रखे, इन पर कंपल्शन नहीं है, ये स्मॉलर बिजनेसमैन ही यूज करता है। ठीक है, और कैश बेसिस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट रेवेन्यू ओनली व्हेन द मनी रिसीव, मतलब जब मनी रिसीव होगी, जब मनी रिसीव होगी तब हम लिख लेंगे, एंड एक्सपेंसेस ओनली व्हेन दे आर पेड, जब पेमेंट होगी तभी उसको एक्सपेंसिव मानेंगे। ठीक है, जो पेमेंट हुई नहीं उसको नहीं लिखेंगे, चाहे आउटस्टैंडिंग की है। ठीक है, दिस मीन देयर आर नो रिकॉर्डिंग ऑफ रिसीवेबल और पेएबल, मतलब कि इसमें उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्रेडिट सेल की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, और जो एक्सपेंसेस फ्यूचर में दिए जाएंगे, काम ले लिया है, उसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है, द सेम प्रिंसिपल अप्लाई टू टैक्सेशन इन द कैश बेसिस अकाउंटिंग, टैक्स गेट पेड ओनली व्हेन इनकम मेजर से। ठीक है, ये आप सभी को पता ही है, हमने इनकम टैक्स भी पढ़ लिया हुआ है ना। फिर चलो आप फर्स्ट ईयर के हो तो आपने नेक्स्ट ईयर में इनकम टैक्स पढ़ लेंगे, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी एक बारी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, इसमें हम ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हमारे हाथ में जितना कितना कैश आ गया उसको लिख लेंगे, हमारे हाथ से कितना कैश चला गया उसको लिख लेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, मैंने मतलब कि किसी से काम ले लिया, पेमेंट नहीं की, उसको नहीं लिखेंगे। मैंने सेल कर दी है लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला है, उसको भी हम रिकॉर्ड में नहीं लिखेंगे। इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, द मोस्ट कौन से बिजनेसमैन इस कैश बेसिस सिस्टम को यूज करते हैं। देखो, ये तो डबल एंट्री सिस्टम पर डिपेंड नहीं है, और कैश बेसिस में तो हम ये भी नहीं देखते हैं कि ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, फिर भी हम कहते हैं कौन यूज करता है इसको, है ना, देख लेते हैं। देखो, सोल्ड, मतलब कि जो छोटा सा बिजनेसमैन है, ऐसा नहीं है कि एक सोल ट्रेडर है वो पक्का ही है वो कि कैश बेसिस पर करेगा, वो डिपेंड करता है कि उसकी मेंटालिटी कैसी है। ठीक है, मतलब कहते हैं मेनली जो 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 एक सिंगल बिजनेसमैन है या पार्टनरशिप, छोटी सी पार्टनरशिप है, वो कैश बेसिस पर कर लेते हैं, बिकॉज दिस टाइप ऑफ ओनरशिप डज नॉट हैव टू पब्लिश देयर फाइनेंशियल बुक, क्योंकि उनको अपने बुक्स जो ये अपने लिए बनाते हैं। यदि ये फाइनेंशियल बुक्स बनाते हैं ना, ये लोगों के लिए नहीं बनाते, ये अपने लिए, अपने आप को जानने के लिए। तो मेरी मर्जी है ना, यदि समझो आप चाहते हैं कि मैंने अपने आप को चीज़ को बताना है, मैं अपने, जैसे आप नोट्स ही बनाते हैं अपने लिए बनाते हैं ना, जैसे मुझे दिखाने तो आप थोड़ी सी फॉर्मेलिटी बरतेंगे ना, अपने लिए बनाते तो आप कहते हैं मैं जैसे मर्जी लिखूँ, है ना, मुझे समझाना चाहिए, है ना। जैसे हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं, तो आपके वर्किंग नोट अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, क्योंकि वर्किंग नोट के पेपर में भी नंबर नहीं होते कि क्यों, वो बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं, जैसे मुझे समझ आता है मैं उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये बिजनेसमैन पर डिपेंड करता है, मतलब कि मैं अपने अकाउंट कैश बेसिस, क्योंकि इसमें मैंने किसी को बताना तो है नहीं, अपने प्रॉफिट के लिए मैं यदि बनाना चाहती हूँ तो मैं कैश बेसिस पर अकाउंटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, बिजनेस हु यूज सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, सिंगल एंट्री आपको बताइए क्या होता है, जिसमें वहाँ पर ये कैश बेसिस अकाउंटिंग यूज किया है। इंस्टेड ऑफ, आपको बता दूँ, जहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है वहाँ पर कैश बेसिस अकाउंटिंग नहीं होता, वहाँ पर कौन सा होता है, एक्रूल बेसिस होता है। ये आपने ध्यान में रखना यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए। डबल एंट्री मतलब प्रॉपर, है ना, आपको बताया हर जगह डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, दोनों साइड बराबर होगी। जहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम है वहाँ पर कौन सा सिस्टम होगा, एक्रूल बेसिस होगा। ठीक है, ये आपको बताइए। और बिजनेस विद फ्यू ट्रांजेक्शन, और ये कहाँ पर यूज किया जाता है, कैश बेसिस, जहाँ पर बहुत ही कम ट्रांजेक्शन होती है। और बिजनेस विद नो इन्वेंट्री, जहाँ जिस बिजनेस में कोई स्टॉक ही नहीं है। ठीक है, स्टॉक नहीं है, मतलब छोटा सा बिजनेसमैन है, कैश में ट्रांजेक्शन होता है, दूध का पैकेट लेता है, चाय बनाता है और चाय कस्टमर से पैसे ले लेता है, उस समय से उसकी सारी ट्रांजेक्शन कैश में हो रही है, तो उसकी कोई स्टॉक ही नहीं है। ठीक है, तो वो इस टाइप का सिस्टम यूज करता है। बिजनेस हु डज नॉट सेल और बाय ऑन क्रेडिट, मतलब एक बिजनेसमैन है, उसने रूल ही बनाया जाए बड़े वाला ही है,
उसने रूल ही बनाया मैं हर काम कैश में करूंगा, कैश में ही सामान खरीदूंगा और कैश में ही बेचूंगा, ठीक है। तो वो कौन सा सिस्टम बना लेता है, कैश अकाउंटिंग को अपने लिए बनाता है, ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए कैश अकाउंटिंग बनाता है, ठीक है। नाउ दिस मेथड मे बी सिंपल, सिंपलेस्ट टू मैनेज, ये बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको बताइए आ गया, इसके लिए ना तो मुझे अकाउंटिंग की नॉलेज की जरूरत है, ना रूल्स कोई फॉलो जरूरत है, जो जो आ गया उसको लिख लूंगी, जो चला गया उसको भी लिख लूंगी, बस जो जैसे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना मैंने, बस उसी के बेस पर मैं बना लूंगी, हाँ जी मेरे पास इतना है, बट इट इज नॉट द मोस्ट एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेट थोड़ी होता है। देखो यदि मैंने सेल की एग्जांपल ली, 1 लाख की सेल की है ना, लेकिन मैं 80,000 का ही रिकॉर्ड करूंगी, 20,000 का नहीं करूंगी, क्योंकि वो क्रेडिट सेल है, तो ये एक्यूरेट थोड़ी हुआ। यदि वेजेस मैंने 10,000 की पेमेंट करनी थी, लेकिन मैं कैश में 8,000 की 2,000 फ्यूचर में करूंगी, तो यदि मैं रिकॉर्ड में कितना लिखूंगी, 8,000 लिखूंगी, तो ये एक्यूरेट थोड़ी हुआ, ठीक है ना। कैश बेसिस अकाउंटिंग इजीली है ना, कैश पेपर है, कहने को क्या है इजी है, जो जो चला गया है ना इजी है, ठीक है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। फिर भी हम थोड़े से एग्जांपल कर लेते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे कि समझो मैंने परचेज ऑफ मैं 300 रुपये का मटेरियल खरीदा, 300 रुपये का हुज इनवॉइस अराइव नेक्स्ट, मतलब कि रिसीव, जैसे मैं 300 रुपये का समझो कोई मटेरियल लिया, ठीक है, और उधार ले लिया समझो, और सेल कर दी, और उसी को मतलब कि 1,000 रुपये की सेल कर दी, मतलब इस ढंग से समझ लो कि मैंने एक्सपेंसिस 300 रुपये के किए, और जो सेल कर उसी चीज की है ना, और वो उस पर सेल कर दी 1,000 की कर दी, आप बोलोगे कितना प्रॉफिट हुआ, आप सिंपल बोलेंगे ना 300 की चीज ली 1,000 की बेच दी है ना, तो आप क्या कहेंगे 700 रुपये प्रॉफिट हो गए, नहीं, क्योंकि मैंने 300 क्या किया है, 300 क्या किया है उधार किया है, और 1,000 क्या किया है कैश किया है, तो मैं कहूंगी क्या 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, जैसे ठीक है 1,000 रुपये प्रॉफिट, मैं इस एक्सपेंसेस को माइनस नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि उधार किया गया है। ये कौन सा सिस्टम कहता है, कैश बेसिस सिस्टम कहता है, समझ गए होंगे ना। विद द कैश बेसिस अकाउंटिंग योर प्रॉफिट फॉर द मंथ वुड बी 1,000, क्योंकि मैंने एक्सपेंसेस माइनस ही नहीं करूंगी, क्योंकि एक्सपेंसेस किस बेस में हुए हैं, क्रेडिट बेस पर हुए हैं, मतलब कि अभी मैंने पेमेंट नहीं की है। 300 बिल स्पेंड ऑन मटीरियल, बल्कि मटीरियल में कितने पैसे खर्चे हैं 300 पर, तो कब खर्चूंगी, अभी नहीं पेमेंट की, फ्यूचर में करूंगी, ठीक है। दिस कैन इजीली है ना, समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इससे आप और अच्छे ढंग से समझाएंगे। मैंने सेल की है 90,000 की एक की है, 60,000 की है, कितनी सेल की है 1.5 लाख की है, एक्चुअल में मेरी सेल 1.5 लाख की है, लेकिन मैं कैश में कितनी हुई है 90,000, क्रेडिट में कितनी हुई है 60,000। तो देखो अकॉर्डिंग टू कैश, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ क्या अपने अकाउंट में कितना लिखूंगी 90,000, 60,000 को इग्नोर कर दूंगी, इसलिए कहते हैं ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। और क्रेडिट एक्सपेंसेस को क्या करूंगी, नहीं लिखूंगी, नहीं लूंगी, देखना ही नहीं मैंने, 40,000 के हैं पर हुए हैं, मैंने देने हैं, कल देने हैं चाहे। कैश एक्सपेंस मेरे हाथ से पैसे कितने चलेंगे 30,000, तो मेरे कैश अकाउंटिंग के बेस पर कितना प्रॉफिट होगा 90,000 माइनस 30,000, 60,000 होगा कैश से माइनस कैश एक्सपेंसेस, ठीक है। लेकिन यदि मैं डबल एंट्री करती तो मैंने टोटल लेना था 90,000 प्लस 60,000 है ना, कितने 1.5 लाख माइनस 70,000, दोनों लेने थे, ठीक है। उसमें हम क्रेडिट भी कंसिडर करेंगे और कैश भी, लेकिन मेरा कैश अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहता है, कैश रिसीव और कैश पेमेंट, ठीक है, यही कहता है ना। तो इसे आप समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है।